नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका पिंक सिटी 360 में। शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले लेंगे एक बड़ी खबर। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो कि करौली से जुड़े मामले को लेकर है। करौली उपद्रव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। बता दें आपको कि राजा राम गुर्जर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। करौली उपद्रव मामले में राजा राम गुर्जर पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा है। जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर के पति हैं राजा राम गुर्जर, जिन पर इस उपद्रव में माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा। एफआईआर में राजा राम गुर्जर का नाम सामने आया है। तो आपको बता दें करौली उपद्रव के मामले को लेकर बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त। और राजा राम गुर्जर के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है। राजा राम गुर्जर पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा है। जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर के पति है राजा राम गुर्जर। एफआईआर में राजा राम गुर्जर का नाम सामने आया है। तो आपको बता दें कि करौली उपद्रव में राजा राम गुर्जर के ऊपर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा और एफआईआर में राजा राम गुर्जर का नाम सामने आया है। राजा राम गुर्जर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। राजा राम गुर्जर पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया है और साथ ही जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर के पति है राजा राम गुर्जर, जिनका नाम इस उपद्रव में सामने आया है। तो एफआईआर में राजा राम गुर्जर का नाम सामने आया, मुकदमा दर्ज किया गया है राजा राम गुर्जर के ऊपर। आपको बता दें कि करौली उपद्रव, जिसमें जब यहां पर हिंदुत्व जो नववर्ष होता है उसके तहत एक रैली का आयोजन किया गया था, उस दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई थी और इस पूरे मामले को लेकर राजा राम गुर्जर का नाम सामने आया है। राजा राम गुर्जर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में राजा राम गुर्जर का नाम सामने आया। बता दें कि सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने का आरोप राजा राम गुर्जर के ऊपर लगा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए पुष्पेंद्र इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लाइव। पुष्पेंद्र, देखिए इस पूरे मामले में राजा राम गुर्जर का नाम सामने आया है, किस तरीके से आखिर इस बात की पुष्टि हुई है? एफआईआर भी दर्ज की गई है राजा राम गुर्जर के खिलाफ। राजाराम गिरफ्तार, जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और पुलिस छुट गई है। और वहीं हम बात करें तो एक तरफ करौली की नींद उड़ाने वाले नववर्ष महोत्सव पर जिस तरीके से मतलूफ अहमद, जिसको जनता चाहती है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और सलाखों के पीछे हो, वहीं पुलिस भी एक तरफ लगी हुई है राजाराम गुर्जर सहित तमाम लोगों को गिरफ्तार करने में। वहीं करौली शहर की हम बात करें तो चाक चौबंद है पुलिस की व्यवस्था। पुलिस के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक जो अफसर हैं, वो यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं नेता हैं, बीजेपी की तरफ से टोली बन के आती है प्रतिनिधिमंडल के साथ, वहीं कांग्रेस की तरफ से बन के आती है और वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोई प्रदेशाध्यक्ष को रिपोर्ट दे रहा है, कोई आला कमान को रिपोर्ट दे रहा है। तो इस तरीके की जो गतिविधियां चल रही हैं, इंटरनेट बंद है और यहाँ पर जो है कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन आम जन का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है कि ना तो खाने के लिए भोजन है, ना खाने के लिए सब्जियां हैं, किसी प्रकार की सभी व्यवस्थाएं ठप हैं और आमजन का जो जीना दुश्वार हो रहा है। इस तरीके के हालात करौली में पैदा हुए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल वही मेरा आपसे ये सवाल है कि राजा राम गुर्जर, इस सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का जो आरोप राजा राम गुर्जर के ऊपर लगा है, इसमें क्या भूमिका रही है राजा राम गुर्जर की, ये जानना चाहती हूँ मैं। क्या ये साफ हो पाया है अभी तक? देखिए, राजाराम गुर्जर जो हैं यहाँ के पूर्व सभापति हैं और उनकी जो पत्नी है वो मेयर ग्रेटर, वो उसकी जयपुर से जो है मेयर हैं ग्रेटर की, जयपुर की। तो इसमें हम बात करें तो वो इस रैली में शामिल थे। अब ये तो पुलिस छानबीन करेगी कि वाकई में राजाराम आरोपी हैं या क्या है, ये तो सब सामने आएगा। लेकिन बात यहाँ जो गर्मा गर्मी है वो है नव वर्ष महोत्सव पर जिस तरीके से जो पत्थर वर्षा की गई थी, उसको लेकर खुलेआम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर के करौली शहर में कैसे ज्यादा है। जी, इस पूरे मामले पर कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्योंकि लगातार देखिए जांच हो रही है, कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। जी देखिए, जांच में यहाँ के जो है डीसीपी साउथ जयपुर जो है मृदुल कछावा, वो यहाँ हैं। डीआईजी हैं राहुल प्रकाश, वो यहाँ हैं। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। गोपनीय उनकी मीटिंग चल रही है और वो गोपनीय तरीके से अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं और बड़ी संख्या में लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया हुआ है। हालांकि इस मामले की कोई पुष्टि नहीं करता,
लेकिन जल्द से जल्द पुलिस इस मामले में खुलासा करेगी और आरोपियों को गिरफ्तार करके सामने करेगी। और जनता का जो सवाल है, जनता चाहती है कि जो इस नव संवत्सर को बिगाड़ने वाले, करौली की नींद को उड़ाने वाले जो आरोपी हैं वो सामने हो और जल्द से जल्द सलाखों के पीछे जाए। ठीक, बिल्कुल। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर राजाराम गुर्जर या फिर उनकी पत्नी, जो कि जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या की महापौर भी है, जयपुर ग्रेटर की महापौर है सौम्या गुर्जर, क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर अभी तक आई है? जी देखिए, राजाराम से हमारी बात हुई है, हमने कोशिश की सुबह से, लेकिन उनसे बात थोड़ी देर पहले हो पाई और हमने कहा कि आपके ऊपर इस तरीके का जो मुकदमा है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आपको पुलिस और आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है, तो उनका कहना यह है कि मेरे खिलाफ कोई इस तरीके का मुकदमा दर्ज किया है तो झूठा है, क्योंकि मैं जो था रैली में था। इस मामले की सही जांच की जाए, मुझे निर्दोष फंसाया जा रहा है, ये राजाराम गुर्जर का कहना है। सौम्या गुर्जर से इस मामले में बात नहीं हो पा रही है। राजाराम गुर्जर, क्या अभी तक सिर्फ एफआईआर ही दर्ज हुई है? इसके अलावा क्या उनकी गिरफ्तारी को लेकर आगे कार्रवाई शुरू हो गई है या फिर अभी होल्ड पर है? नहीं, बिल्कुल पुलिस गहनता से मामले में जुट गई और गिरफ्तारी के मोड़ पर है। जो एफआईआर की जो जांच पड़ताल है वो गिरफ्तारी के मोड़ में है। पुलिस की जल्द से जल्द इन लोगों को गिरफ्तार करें। जी बिल्कुल। देखिए, जाहिर है कि जिस दिन ये पूरा का पूरा दंगा हुआ, उस दिन हिंदू नववर्ष के तहत रैली निकाली गई थी। सबसे बड़ी बात कि लगातार ये बात कही जा रही है कि हर साल इस तरह की रैली और आयोजन होता है और यहाँ पर परमिशन भी ली जाती है, लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ जो कि इस तरीके से ये पूरा जो यहाँ पर एक मौका था, जो अवसर था, वो सीधा दंगे में परिवर्तित हो गया। हालांकि देखिए, पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, जांच भी की जा रही है, लगातार लोगों के यहाँ पर नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये भी कहा जा रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि चेकिंग के दौरान कई लोगों की छत पर या आसपास कुछ इस तरह के हथियार भी मिले हैं, जिसके जरिए ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश थी। क्या ये बातें बिल्कुल ठीक है? देखिए, करौली में जिस तरीके की घटना हुई, धार्मिक माहौल के रूप में जो है हिंदू समाज की रैली जाती थी, इतने में ही मुस्लिम लोगों ने साजिश के तहत पिलानी से अपने छतों पर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। जब एक बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि एक मकान के अंदर 200 लोग एकत्रित हुए हैं इस रैली को लेकर। इसके बाद जैसी रैली वहां से निकली, जैसे ही वो जयकारों के साथ गूंज हो रही थी, तो मकान के नीचे और मस्जिद के पास जैसी रैली आई तो वहीं पत्थरों की बारिश शुरू हो गई और वहां जो लोग थे, जो रैली में शामिल थे, वो बेहोश हो गए। बड़ी संख्या में उनको अस्पताल ले जाया गया। माहौल एकदम बवाल में तब्दील हो गया और मामला ये बताया जा रहा है कि उनकी छतों पर जिस तरीके से अभी जो जांच पड़ताल कर रही है पुलिस, उनके छतों पर जो है पत्थर मिले हैं, कई तरीके की सामग्रियां मिली हैं। पुलिस इस मामले को खोलेगी, थोड़ा वक्त लगेगा। क्या अब इस मामले की अगर यहाँ पर देखिए, गिरफ्तारी को लेकर लगातार एफआईआर दर्ज हो रही है, कितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है? वैसे देखिए, इस मामले में लंबी लिस्ट है गिरफ्तारी में, लेकिन अभी ये खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है कि एफआईआर में से कितने लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कर्फ्यू में जो उल्लंघन करने में गिरफ्तार हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आगजनी में शामिल थे, वो हैं। तो इस मामले का पुलिस खुलासा करेगी, क्योंकि पुलिस खुलासा करती है तो कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। इस वजह से पुलिस इस मामले को अपने पास रखे हुए है, गोपनीय है और इसमें जो बड़े अधिकारी वो गहनता से जांच करता है। पुष्पेंद्र, देखिए, इस पूरे उपद्रव को एक सोची समझी साजिश करार दिया जा रहा है, तो इस उपद्रव की अगर यहाँ पर जांच की बात करें तो कहां तक इसके तार जुड़ सकते हैं? क्या कुछ सामने आ रहा है? देखिए, जिस तरीके का उपद्रव है और जो बात सामने आ रही है उसमें यही सामने आ रहा है कि अगर मामला सोची साजिश है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई है। ठीक, चलिए पुष्पेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमने अभी आपको यहाँ पर बताया कि इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट, राजाराम गुर्जर जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। तो एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर चोमू से है, जहां पर ईओ भंवर राम को एपीओ किया गया है। पिछले 1 महीने से नगर पालिका ईओ की मनमानी से प्रभावित थे और ईओ की कार्यशैली से पार्षद नाराज चल रहे थे। तो भंवर राम होंगे अब नए अधिशासी अधिकारी। तो भंवर राम को अब नए अधिशासी अधिकारी का पद दिया गया है। डीएलबी निदेशक हृदय कुमार शर्मा ने यह आदेश जारी किया है।
इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको चोमू से दे रहे हैं, जहां पर ईओ भंवर राम को एपीओ बना दिया गया है, अधिशासी अधिकारी बनाया गया है। भंवर राम को पिछले 1 महीने से नगर पालिका ईओ की मनमानी से प्रभावित थी और ईओ की कार्यशैली से पार्षद नाराज चल रहे थे, जिसके बाद अब भंवर राम को इस जिम्मेदारी सौंपी गई है और भंवर राम अब नए अधिशासी अधिकारी होंगे। चोमू से बड़ी जानकारी फिलहाल आप इंडिया न्यूज की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। डीआरबी निदेशक हृदेश कुमार ने इस बात को लेकर आदेश जारी किया है, तो ईओ भंवर राम को अब अधिशासी अधिकारी बना दिया गया है। और पिछले 1 महीने से आपको बता दें कि पूरा मामला चल रहा था, नगर पालिका ईओ की मनमानी से प्रभावित थे, जिसके बाद ईओ की कार्यशैली से जो पार्षद थे वो भी नाराज चल रहे थे और अब ये बड़ा फैसला भंवर राम को अधिशासी अधिकारी बना दिया गया है। तो राजस्थान ने आज उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं का नया अध्याय लिख दिया है। देश का सबसे ऊंचा अस्पताल राजस्थान में बनने जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने सबसे ऊंचे अस्पताल की नींव रखते हुए आईपीडी टावर और हृदय रोग संस्थान और भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मौजूद रहे। अस्पताल का भूमि पूजन करने के बाद सीएम ने ममता एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। साथ ही सीएम गहलोत ने 2 दिवसीय मैनिफेस्ट कार्यक्रम की भी शुरुआत की है और प्रदर्शनी का जायजा भी लिया। गहलोत सरकार का मेगा गिफ्ट, हाईटेक हॉस्पिटल से निरोगी होगी जनता। देश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल। जी हां, राजस्थान की 6 करोड़ 80 लाख से ज्यादा आबादी को गहलोत सरकार ने मेगा गिफ्ट दिया है, जिसके पूरे होने के साथ ही राजस्थान स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में हाईटेक हो जाएगा। जयपुर का एसएमएस हॉस्पिटल 2850 बेड के साथ सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसमें अब एक और ब्लॉक जुड़ने जा रहा है, जिसके पूरा होने पर एसएमएस हॉस्पिटल में 4000 से ज्यादा बेड हो जाएंगे। आज सीएम अशोक गहलोत ने आईपीडी ब्लॉक की नींव रखी। 24 मंजिला इस ब्लॉक में हर आधुनिक सुविधा मौजूद रहेगी, जिससे यहां आने वाले हर मरीज को बेहतर इलाज मिल सकेगा। मैंने पहले ही आपको कहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान चाहते हैं पूरा देश में सबसे बड़ा प्रदेश हो गया है। भौगोलिक दृष्टि से भी पानी तो 1% ही है यहाँ पर, परंतु भूभाग जो है वो 10% है देश का। आबादी 5-5.5% है। लोग ढाणियों में गांव में रहते हैं, तो इतने बड़े प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की टॉप प्रायोरिटी रहनी चाहिए। दूर दूर से लोग आते हैं, पैसा नहीं होता है, उधार लेके खर्च करते हैं। टॉप प्रायोरिटी भी डाल रखा हम लोगों ने। इसीलिए आप देख लीजिए कि जो प्रोविजन किया गया है उसके अंदर मैंने प्रोविजन बजट का आप देख लीजिए करीब 7.6% किया, जबकि एवरेज राज्यों में 6% है। तो सब तरीके से हम चाहते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन भी अच्छी हो, स्वास्थ्य सेवाओं की। निरोगी राजस्थान का कंसेप्ट है वो प्रिवेंशन और मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़े, नौबत नहीं आए, उसके प्रोटोकॉल आगे बढ़ाना चाहते हैं हम लोग। इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा बचपन से मिलने लगे बच्चों को मेडिकल के संबंध में। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा पार्टिकल बदलता जाएगा, तो तमाम तरह कोशिश करें। इसीलिए आईपीडी टावर, हेल्थ इंस्टीट्यूट, बायोलॉजी लैब, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि राजस्थान की जनता साथ दे रही है और हम चाहेंगे गांव तक सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब जगह उनको सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। आईपीडी ब्लॉक की खासियत की बात करें तो यहाँ हर वो सुविधा होगी जो एक हाईटेक प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है। 116 मीटर ऊंचा आईपीडी ब्लॉक 2 फेज में बनेगा। आईपीडी ब्लॉक 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। आईपीडी ब्लॉक की छत पर एक हेलीपैड भी होगा, जहां से मरीजों को एयरलिफ्ट किया जा सकेगा। 24 मंजिला इस बिल्डिंग में 1200 बेड्स की कैपेसिटी होगी। 792 जनरल, 150 कॉटेज, 166 आईसीयू और 92 प्रीमियम रूम होंगे। ब्लॉक के टॉप फ्लोर पर एक हेलीपैड बनाया जाएगा।
आईपीडी ब्लॉक से मरीजों को एयरलिफ्ट की सुविधा होगी। डबल बेसमेंट पार्किंग, मरीज परिजन के लिए 2 बड़े वेटिंग हॉल, मेडिकल साइंस गैलरी, 20 ऑपरेशन थिएटर, फूड कोर्ट होगा। रेडियो और माइक्रोबायोलॉजी जांच के लिए एडवांस लैब होगी। टावर बनने के बाद एसएमएस हॉस्पिटल में 4000 से ज्यादा बेड होंगे। 456 करोड़ 80 लाख की लागत से तैयार होने वाला आईपीडी ब्लॉक एम्स की तर्ज पर काम करेगा। आईपीडी ब्लॉक के पूरा हो जाने के बाद राजस्थान के लोगों को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली या दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना होगा। वहीं आने वाले दिनों में एसएमएस हॉस्पिटल में हार्ट के इलाज की अलग से व्यवस्था होगी। पुराने इमरजेंसी वार्ड के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंस का निर्माण किया जाएगा, जहां केवल हार्ट संबंधित बीमारियों का इलाज होगा। इसमें यहां ग्राउंड फ्लोर पर 6 ओपीडी रूम, 7 जनरल बेड, सिटी स्कैन, एमआरआई, कार्डियक डायग्नोसिस, हेमेटोलॉजी जैसी सुविधाएं मरीजों को मिल सकेंगी। इसके अलावा इस सेंटर पर कुल 6 ओपीडी, 34 जनरल बेड, 53 आईसीयू, 5 कैथ लैब और 3 ओटी तैयार किए जाएंगे। आईपीडी ब्लॉक आने वाले समय में राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगा, जिससे यहां लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज आईपीडी टावर और हृदय रोग संस्थान की नींव रखी है। कुछ आईपीडी टावर कुछ इस तरह का बनकर तैयार होगा, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आईपीडी टावर की जो है छत पे हेलीपैड बनाया जाएगा, जिससे लोग जो मरीजों को, इमरजेंसी वाले मरीजों को एयरलिफ्ट करके लाया जा सके। साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं से ये बिल्डिंग पूरी जो है वो लैस होगी। राजस्थान में इस तरह का ये पहला टावर बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने भाषण में भी कहा कि ये राजस्थान में एक नया कीर्तिमान साबित होगा, एक नया इतिहास आज राजस्थान इस आईपीडी टावर के जो शिलान्यास है उससे रखने जा रहा है। राजस्थान की जो मेडिकल सुविधा है उसको एक नया अध्याय इस टावर से लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत सहित यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी तमाम इसी तरह की बातें हैं जो मंच पर कही। कुल मिलाकर ये तय है कि राजस्थान में इस टावर के बनने के बाद करीब 32 महीने बाद इस टावर का जो है वो निर्माण पूरा होगा। 500 करोड़ रुपए से अधिक की इसमें लागत आएगी। कहीं ना कहीं जो राजस्थान की जो जनता है उसको एक सुविधा जरूर मिलेगी। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देश के सबसे ऊंचे अस्पताल की नींव रखी उन्होंने, वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इस अस्पताल को बजट के वित्तीय प्रावधान से बाहर बताया। उन्होंने कहा कि आईपीडी टावर का शिलान्यास तो हो रहा है, लेकिन बजट में इसका वित्तीय प्रावधान नहीं है। हालांकि राठौड़ ने इस दौरान आईपीडी टावर को शुभकामनाएं भी दी है। दंगे भी होंगे और तनाव भी होगा। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी का यह बयान न केवल हास्यास्पद है बल्कि गैर जिम्मेदाराना स्वरूप है। मुख्यमंत्री जी ने कल अपने बयान में यह भी कहा कि करौली की घटना जुलूस द्वारा जो पूर्व अनुमति से जारी हो रहा था उसमें उत्तेजित नारों का परिणाम है। यह कहकर राज्य के गृह मंत्री ने एक तरह से उन लोगों को जिन्होंने पत्थरों से हमला किया, तलवारों से हमला किया, उन्हें क्लीन चिट देने का काम राज्य के शासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। पीएफआई संगठन के साथ कांग्रेस का हेलमेल और कांग्रेस के प्रति उनका दृष्टिकोण अपनत्व का कोई नया नहीं है। इसी संगठन को, जिस संगठन को इस देश के अंदर आधा दर्जन राज्यों ने प्रतिबंधित इसलिए कर रखा है कि अलग अलग राज्यों में ही घटनाओं के बाद यह सिद्ध हो गया कि सिंधी जैसे आतंकवादी संगठन से यह संगठन। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कांग्रेस सरकार पर पलटवार करते हुए बयान दिया है। कहा, सरकार अपनी असफलता छिपाने के लिए भाजपा नेताओं पर आरोप लगाना बंद करे। करौली में जो हुआ वो आपसे छिपा नहीं है। साथ ही कहा कि ऐसे बयान देकर आप उपद्रवियों के अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए।
तो वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जयपुर के तकनीकी शिक्षा भवन में बैठक हुई महाविद्यालयों के प्रिंसिपल के साथ बैठक ली और इस दौरान सभी राजकीय सह शिक्षा पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे। यहां उन्होंने धौलपुर में जेईएन अधिकारी पर हुए हमले और करौली हिंसा में घायल लोगों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। तो जयपुर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा की बैठक हुई और इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स की समस्याओं के समाधान के लिए रणनीति तय की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश इंदौरिया और उपाध्यक्ष रवि मालुकानी और पुनीत जौली ने बताया कि बैठक में मांग पत्र तैयार किया गया है, इसे मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। इसमें जयपुर में 10 फीट तक के पाइप की ढुलाई की अनुमति सहित अन्य मांगे हैं। बता दें कि इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर व्यापार से जयपुर में 4000 से ज्यादा व्यापारी जुड़े हुए हैं और इससे 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार और सरकार को सालाना 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता है। लेकिन अभी तक सरकार ने इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स की अनदेखी की है। को ट्रांसफर कर दिया बीकेआई, हमारी सब ट्रांसपोर्ट वहाँ शिफ्ट हो गई। हमें मार्सेडा में अगर ये जमीन नहीं देंगे तो हम लोग माल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे यहाँ से टेम्पो यहाँ से जाना पड़ता है। कितना प्रॉब्लम होता है, कितना वेस्टेज होता है, कितना पेट्रोल लगता है, कितना डीजल लगता है, इसका कोई उपयोगिता नहीं है। अगर हम सब डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन को वहाँ पे दुकानें दे दी जाएंगी तो कम से कम हम वहाँ से उसको इतना अच्छा मैनेज कर सकते हैं राजस्थान को। जो बिजनेस के बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक चैनल फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा इशू है। आज की डेट में हर आदमी को एक इजी फाइनेंस की अवेलेबिलिटी की जरूरत है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड में ये भी जरूरत है। अब इसमें एक अलग एक पहलू आ गया है कि रिटेलर के लिए फाइनेंस अवेलेबल है, उसके लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर एक कंड्यूट पाइप का विषय हमारा मेजर है। कंड्यूट पाइप का जो साइज आता है वो 10 फीट का आता है और जो गाड़ियां हैं वो 7 फीट की आती हैं। तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है ये हमें बहुत तकलीफदेह है, क्योंकि गाड़ी डिपो से निकलती पहले चौराहे पे ही रोक दी जाती है पुलिस वालों से। तो हम सरकार से चाहते हैं कि एटलीस्ट कंड्यूट पाइप को लोडिंग अनलोडिंग में हमें। जयपुर से खबर जहां पर जयपुर अजमेर हाईवे पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। युवक के शरीर पर काफी चोट लगी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। वहीं अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।